स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोलीय तल से अपवर्तन के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने अपवर्तन के बारे में बात किया था, अपवर्तन के नियम बताए थे और समतल सतह से अपवर्तन किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं इस पर भी हमने बात किया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं गोलीय तल से अपवर्तन किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि आपको चित्र में नजर आ रहा है कि एक गोलीय तल है, इस तल के बाईं ओर एक माध्यम है और दाहिनी ओर दूसरा माध्यम है। अर्थात ये जो गोलीय तल है ये दो माध्यमों को पृथक करता है। एक माध्यम हमारा बाईं ओर है जिसको हम 1 नंबर से डिनोट कर देते हैं और दूसरा माध्यम हमारा बाईं ओर है, इसे हम दाहिनी ओर है, इसे हम 2 नंबर से डिनोट कर देते हैं। इस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, पी बिंदु। जैसा दर्पण के केस में इसको ध्रुव कहते थे, जब हम अपवर्तन की बात करेंगे तो यह ध्रुव अब प्रकाशीय केंद्र के रूप में जाना जाएगा। तो यह प्रकाशीय केंद्र है और ये जो गोलीय तल है इस गोलीय तल की वक्रता केंद्र यहां पर स्थित है। तो यह सी इस गोलीय तल का वक्रता केंद्र हुआ। मान लेते हैं कि एक वस्तु यहां स्थित है, ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट। अब वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण इस गोलीय तल पर इस प्रकार से आपतित हुई। अब इस बिंदु पर आपतित हुई, यदि हम यहां पर अभिलंब बनाएंगे तो यह अभिलंब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। तो ये इस बिंदु पर अभिलंब हुआ। अब इस बिंदु को नाम दे सकते हैं, इस बिंदु को हम Q नाम दे देते हैं। तो ये Q बिंदु है, OQ आपतित किरण हुई और ये अभिलंब जो है इसको हम N नाम दे देते हैं। तो NC अभिलंब है बिंदु Q पर। अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने मार्ग से विचलित होगी। अब चूंकि हम मान लेते हैं ये प्रथम माध्यम विरल माध्यम है और दूसरा वाला माध्यम सघन माध्यम है, तो जब विरल से सघन में आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इस प्रकार से यह अभिलंब की ओर झुकती है और आगे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर पहुंचती है। तो एक प्रकाश की किरण हमारी यहां से चली, बिंदु Q पर आई और यहां से अपवर्तन के बाद वो यहां पर पहुंचती है। एक प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के साथ साथ गमन करती है, इस बिंदु पर आएगी और आपतन का कोण 0 बनेगा तो अपवर्तन का कोण भी 0 होगा और वह बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरण मिलकर इस बिंदु पर वस्तु O का प्रतिबिंब बनाएगी। तो वस्तु O है और इसका प्रतिबिंब हमें I पर प्राप्त होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि PO प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी है, इसको -u से प्रकट किया जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी को u से प्रकट करते हैं और समस्त दूरियों का मापन प्रकाशीय केंद्र से होगा। प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर की दूरियां ऋण चिन्ह के साथ आएंगी और प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी ओर की दूरियां धन चिन्ह के साथ आएंगी। उसके बाद में PC हुई वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल R से प्रकट करेंगे और PI हुआ हमारा प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको V से प्रकट करेंगे। तो ये चिन्ह हो गए कि ये U हुआ, ये R हुआ और ये V हो गया। अब हम कुछ कोण के बारे में बात कर लेते हैं। कोण एंगल OQN, ये वाला एंगल आपतन का कोण I हुआ, I के बराबर है। इसी प्रकार से एंगल अगर हम ये देखें CQI, ये अपवर्तन कोण हुआ, ये वाला कोण अपवर्तन का कोण हुआ, R से प्रकट करते हैं। तो ये आपतन का कोण I, अपवर्तन का कोण R। कुछ कोण को और मान लिया जाए, एंगल POQ, इसको हम नाम देते हैं अल्फा, ये एंगल अल्फा है। इसी प्रकार से एंगल PCQ, इस एंगल को हम बीटा नाम दे देते हैं। तो ये एंगल हुआ बीटा। और PIQ, एंगल PIQ,
इसको गामा से प्रकट कर देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा गामा हुआ। ये अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है, यह गामा कोण है, ये आपतन का कोण आई है और ये अपवर्तन का कोण आर है। इन कोणों के आपस में संबंध क्या है हम इसको देख लें। तो पहली चीज तो हम यह जानते हैं कि 1 म्यू 2 यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाएगा साइन आई बटे साइन आर से। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक होता है। तो 1 म्यू 2 साइन आई बटे साइन आर से प्रकट होगा। थोड़ी देर के लिए मान लें कि यदि कोण छोटे हैं तो हम इसको 1 म्यू 2 को म्यू से प्रकट कर देते हैं। मान लेते हैं कि यह वायु या निर्वात है और यह सघन माध्यम है जिसका अपवर्तनांक म्यू है। तो 1 म्यू 2 को हमने म्यू से प्रकट कर दिया और कोण छोटे हैं तो इसको आई अपॉन आर से प्रकट किया जा सकता है, यानी कि आई बराबर हो जाएगा म्यू आर। ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यानी कि आपतन कोण, यदि कोण छोटे हैं तो आपतन कोण जो है वो म्यू टाइम्स होगा अपवर्तन कोण का। ओके, अब आप थोड़ा सा देखिएगा कि ये आपतन का कोण है, ये कोण अल्फा है और ये कोण बीटा है। अगर अपन इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा, ओ क्यू सी, अगर ओ क्यू सी में बात करें तो यह बहिष्कोण हुआ और ये दो आंतरिक कोण हो गए। तो त्रिकोणमिति कहते हैं कि बहिष्कोण का मान आंतरिक कोणों के, दूरस्थ आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज के लिए। यानी कि हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ सी क्यू में, ओ सी क्यू में क्या होगा, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आई के बराबर होगा। और इसी प्रकार से अगर इस त्रिभुज में बात करें सी क्यू आई में, त्रिभुज सी क्यू आई में आर प्लस गामा बराबर बीटा, या फिर आप कह सकते हो कि आर बराबर बीटा माइनस गामा। इसको नंबर 2 से प्रकट कर देते हैं और इसको नंबर 3 से प्रकट कर देते हैं। अब आप देखिए कि आई का मान हमने अल्फा और बीटा के रूप में निकाला और आर का मान भी बीटा और आई थिंक गामा है, ये बीटा और गामा के रूप में निकाल लिया। अब हम समीकरण 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू बीटा माइनस गामा। इसको 4 नंबर दे दो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू बीटा माइनस गामा। यदि कोण छोटे हों तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिखा जा सकता है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से अल्फा बराबर क्या कह सकते हैं हम, अब कोण छोटा है तो इसको चाप मान लें और इसको त्रिज्या मान लें। तो अल्फा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे पी ओ। इसी प्रकार से बीटा बराबर हम इसको चाप मान लें और इसको त्रिज्या मान लें छोटे कोण के लिए। तो बीटा बराबर पी क्यू बटे पी सी और गामा बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे पी आई। ये गामा हो गया, गामा बराबर पी क्यू बटे पी आई। अब आप एक काम करें कि 1, 2 और 3 ये तीनों मान जो हैं यहां पर रख दें। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर पी क्यू बटे पी ओ प्लस पी क्यू बटे पी सी बराबर म्यू पी क्यू बटे पी सी
माइनस पी क्यू बटे पी आई। आप देख रहे हैं पी क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेकर आएंगे तो बाहर आ जाएगा और कैंसिल कर देंगे। और पी ओ पी सी और पी आई की वैल्यू हमारे पास है, पी ओ पी सी और पी आई की वैल्यू सबसे पहले लिखा था, तो आप यहाँ क्या लिख पाएंगे, 1 पी ओ की जगह माइनस यू प्लस 1 प्लस आर बराबर म्यू 1 आर माइनस, और पी आई की जगह पे लिखना है v, तो ये v हो गए। एक काम करें कि v और u को एक तरफ कर लेते हैं, r को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर आकर v प्लस का हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू अपॉन r और माइनस 1/r, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/r। ये एक संबंध आ गया u, v और r का, कि किसी भी अवतल सतह के सम्मुख यदि हम u दूरी पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब v दूरी पर बनेगा, और v दूरी पर बनेगा तो वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक में ये वाला संबंध हम उपयोग में लेंगे। ठीक, तो ये संबंध हमें जस्ट ए मिनट, देयर इज ए मिस्टेक, म्यू का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तो म्यू अपॉन वी होगा, सॉरी, तो म्यू अपॉन वी माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो इस सूत्र की सहायता से हम u, v और r के संबंध पर बात कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात यहां पर और कर लेते हैं। यदि u बराबर अनंत हो, यानी कि वस्तु कहां रखी हुई हो, अनंत पर, तो फोकस दूरी की परिभाषा कहती है कि अनंत से आने वाली समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर पहुंचती हैं उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं, और प्रकाशीय केंद्र से उस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यदि u बराबर अनंत हो तो v किसके बराबर होगा, फोकस दूरी के बराबर होगा, तो v बराबर f। तो हम यहां पर रिप्लेस कर दें तो ये समीकरण बन जाएगा म्यू अपॉन एफ माइनस 1 अनंत बराबर म्यू माइनस 1/r। ठीक, तो अब आप देखिए कि 1/f क्या आ जाएगा, 1/f बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/μr। चाहे तो इसको खोल लें, तो 1/f बराबर 1/r माइनस 1/μr। इस रूप में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। और यदि हम इन दोनों समीकरण की तुलना कर ले तो म्यू अपॉन एफ बराबर म्यू अपॉन वी माइनस 1/u के बराबर होगा। तो ये संबंध हमें u, v और f के संबंध में जानकारी देता है। अब थोड़ी सी बात को और यहाँ पर हम कर लेना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि 1μ2 को हमने म्यू लिख दिया था, तो इस म्यू को हम वापस से अगर 1μ2 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि हो सकता है भाई पहला वाला माध्यम हवा न हो और दूसरा कोई माध्यम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो पहला वाला माध्यम यदि वायु के अतिरिक्त दूसरा भी है तो हम 1μ2 से अगर इसे प्रकट कर दें तो इसको लिख सकते हैं μ2/μ1। तो म्यू की जगह पर क्या लिख दें, μ2/μ1। तो आप इस समीकरण में अगर आप बात करते हैं तो इसको अपन नंबर 5 दे देते हैं। समीकरण 5 से आप म्यू की जगह पर μ2/μ1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा μ2/μ1v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे μ1r। एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये बहुत अच्छा समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। सामान्य समीकरण कह सकते हैं हम गोलीय दर्पण से अपवर्तन के लिए। ये वाला समीकरण तो हम उस स्थिति में प्रयुक्त करेंगे जब वस्तु अनिवार्यतः वायु या निर्वात में रखी हो।
परंतु इस समीकरण का उपयोग आप सभी स्थान पर कर सकते हैं। वस्तु यदि वायु या निर्वात में रखी है तब भी कर सकते हैं, वस्तु यदि सघन माध्यम में रखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। μ1 सघन माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा और μ2 विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो यदि वस्तु सघन में है तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, वस्तु यदि विरल में है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला माध्यम यदि वायु या निर्वात है तब भी उपयोग किया जा सकता है, और यदि वायु निर्वात नहीं है तब भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर अपन कहें कि इधर पानी है और इधर कांच है, तो इस स्थिति में प्रकाश पानी से कांच में प्रवेश करेगा। तो पानी से कांच के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ μg हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का अपवर्तनांक, और यहाँ μw हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का अपवर्तनांक। तो μg अपॉन v माइनस μw अपॉन u बराबर μg माइनस μw अपॉन r। तो इस सूत्र की सहायता से हम गोलीय तल से अपवर्तन के अध्ययन को कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।